जो CSC ने बताया जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में रजिस्टर मेंटेन करते रहिए, ठीक है। इवन हम तो ये कहेंगे, हमारा सजेशन ये रहता है कि जो आपका एनरोलमेंट फॉर्म है उसके पीछे ही स्लिप निकाल के आप दे दीजिए। एनरोलमेंट फॉर्म के पीछे उसकी स्लिप निकालिए, इससे आपका पेज भी बचेगा, प्लस कल को रेजिडेंट आके कहता है कि आपने मेरे नाम में गलती कर दी, तो आप कहिएगा नहीं ये आपका फॉर्म है, आपने भरा है और ये आपकी स्लिप है, ठीक है। तो आप यही करिए कि आप एनरोलमेंट फॉर्म के पीछे ही स्लिप निकाल के इसको दे दीजिए। ये कुछ चीजें थी जो आपको अपने उस पे करनी है सेंटर पे। रेट लिस्ट प्रॉपर लगानी है, रेट लिस्ट में बाइफर्केशन होना चाहिए कि 50 रुपए आपके PVC कार्ड के, 50 रुपए अपडेट के हैं। रिवांस सेल का नंबर आपके सेंटर पे बहुत जरूरी है। UIDI कार्ड, लैंडलाइन नंबर आपके उस पर जरूरी है ताकि आपके ऊपर प्रॉब्लम ना हो। POI POA डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास 3 कॉपी में, एक आपके सेंटर पे, एक सेंटर के बाहर और दूसरा आपके डेस्क पे जहाँ पे आप बैठे हुए वहां पर होना जरूरी है, ताकि आप रेजिडेंट को बता सकें कि ये डॉक्यूमेंट, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको लाना है। ये देखिए आधार सेवाओं के लिए शुल्क की बात कर रहे थे। आधार नया आधार नामांकन मुफ्त है। 5 साल और 15 साल का अगर बायोमेट्रिक अपडेट है, मैंडेटरी अपडेट, तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। A4 शीट पे अगर आप कलर प्रिंट आउट देते हैं तो उसका चार्जेस 30 रुपीज है। डेमोग्राफिक अपडेट आप करते हैं, नाम, पता, जन्मतिथि, तो वो उसका चार्जेस 50 रुपए है। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं तो उसका चार्जेस 100 रुपए है। नीचे थोड़ा सा जूम करते हैं, इसमें UIDI का लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी, इसको आप नोट कर लीजिए। UIDI का लैंडलाइन नंबर 0522-230-4978 या 79, ये आपके सेंटर पे लगा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी रेजिडेंट आए तो आपसे क्वेरी मत करे कि हमारा आधार बना नहीं बना, आपने बनाया था क्या हुआ। ये उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है, या अगर मेल कर सकता है तो uidi.lakhnaou@uidi.net.in पर मेल करें। ये 2 नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटर पे लगे होना मस्ट है। अगर आज के बाद हम लोग सेंटर पे गए और ये नंबर नहीं पाए गए तो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आप डिस्प्ले करिए अपने सेंटर पे और लिखिए साफ साफ, रिवांस सेल का आधार से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए इन नंबर पे या टोल फ्री नंबर 1947 पे कॉल करके पता करें, ठीक है। अब एक दूसरे पार्ट पे आते हैं, आपका जो आपका BC पॉइंट है। BC पॉइंट क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या आधार पेमेंट ब्रिज। आपको BC आप लोग BC ऑपरेटर्स है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इनका क्या रोल है, क्या करना है और इसमें कहाँ से फ्रॉड आता है, करप्शन कहाँ से आ गया, करप्शन कैसे होता है, ये आपको बताते हैं और उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, कितना सीरियस ये केस है होते हैं, इन पे क्या एक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं APB, आधार पेमेंट ब्रिज। आप लोगों ने DBT का नाम सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब रेजिडेंट या नागरिक या बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधा पैसा जाना या उसको सीधे अकाउंट में या उसके पास सीधी सुविधा प्रोवाइड करना, बीच के मीडिएटर्स को हटाकर। सपोज दैट जो किसान होते हैं या स्कॉलरशिप के बच्चे छात्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके अकाउंट में सरकार सीधा पैसा भेजती है, किसके थ्रू? आधार के थ्रू। आधार पेमेंट ब्रिज एक ब्रिज का काम करता है। NPCI हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें सबके आधार नंबर और बैंक अकाउंट लिंक है। वो उस पेमेंट आधार नंबर के थ्रू रेजिडेंट के अकाउंट में या बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचा देता है। इसी तरह बात आती है, दूसरा टर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब, देखिए जो बैंक हैं, बहुत बड़े बैंक हैं, बैंकों का ब्रांच ओपन करने में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा खर्च होता है। इसीलिए उस बैंकों ने क्या किया, आधार का यूज करते हुए आप छोटे छोटे माइक्रो ATMs या बिजनेस क्रॉस BC पॉइंट्स ओपन कर दिए। अगर कोई SBI का या ICICI का बैंक है तो बड़ी ब्रांच ना ओपन करके तहसील में, ब्लॉक में, विलेज लेवल पे BC पॉइंट्स अपॉइंट किए हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। इन पॉइंट्स को ओपन किया है जो एक माइक्रो ATM की तरह काम करते हैं। इन पे क्या क्या फैसिलिटी, बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज ये देते हैं। कैश डिपॉजिट हो जाता है, बैलेंस इंक्वायरी होती है, कैश विड्रॉल होता है या रेमिटेंस कोई भी हो तो उसको सोल्यूशन होता है, ठीक है। वेरी लो कॉस्ट पे ये काम करते हैं। छोटे छोटे पॉस डिवाइसेस या मोबाइल के थ्रू इस पे वर्किंग होती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं?
इसके बेनिफिट्स, बेनिफिशियरी कैन रिसीव मनी, बेनिफिशियरी जो भी बेनिफिशियरी है वो अपने डोर स्टेप, अपने घर पे बैठ के अपना पैसा रिसीव कर सकता है। जैसे एक पेंशनर है, बुजुर्ग आदमी है, वो बैंक तक नहीं जा सकते, अब इन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बैलेंस इंक्वायरी करनी है या कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करना है, उसके लिए बैंक तक नहीं जा सकते, बेचारे बुजुर्ग हैं। उस केस में बैंक उन तक पहुंचता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस या बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू की मदद से, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस की सहायता से बैंक उन बुजुर्ग व्यक्ति या स्कॉलरशिप के बच्चों उन तक पहुंचता है और उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। इंटरऑपरेटेबल होता है, इंटरऑपरेबल का मतलब अगर कोई किसी भी बेनिफिशियरी का अकाउंट एसबीआई में है और आप आईसीआईसी के बीसी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है तो आप उनको भी सर्विस दे सकते हैं। एक बैंक की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है कि नहीं उनको एसबीआई ही जाना ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपसे भी सर्विसेज लेके और अपना अकाउंट काम कर सकते हैं। इफिशियंट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर का खर्चा बच जाता है बैंकों का, ठीक है, और डी डुप्लीकेशन का काम, ऑथेंटिकेशन का काम भी इससे हो जाता है। ये होता है ईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं इसमें फ्रॉड की। इसमें फ्रॉड क्या क्या होता है, क्या फ्रॉड होता है और इसमें क्या प्रैक्टिस है, क्या चीजें एक्शन लिया जाता है। इसमें सबसे पहला फ्रॉड होता है कि रेजिडेंट आया, आपने उसका थंब लिया, थंब के साथ साथ उसने आपने उसके थंब का क्लोन बना लिया, रबर थंब यूज कर लिया, ठीक है, मशीन बैंकिंग इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे आपने उसका क्लोन बना लिया, उसके आधार नंबर से करके आपने उसका पैसा निकाल लिया, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है विड्रॉल टू मिसयूजिंग ऑफ एपीएस, एपीएस का मिसयूज करना, ठीक है। फ्रॉडलेंट विड्रॉल मतलब फर्जी उसके अकाउंट से रबर थंब बना के उसके अकाउंट से पैसा निकालना, ठीक है। ऐसा बैंक और बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किया गया, पुलिस के द्वारा हाईलाइट किया गया, मीडिया ने भी हाईलाइट किया है, पुलिस के द्वारा भी बताया गया। इस केस में सीरियसली एक्शन लिया जाता है, किसके थ्रू, यूआईडीआई के थ्रू भी एक्शन लिया जाएगा, बैंक और के थ्रू भी लिया जाएगा, एवं साइबर सेल, जो साइबर क्राइम सेल है, पुलिस भी उस पर एक्शन लेती है, एफआईआर करती है और जेल होती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी में कोई भी ऑपरेटर पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में यूआईडीआई एक्शन लेती है, बैंक एक्शन लेता है, प्लस साइबर क्राइम जो सेल है वो भी एक्शन, प्रॉपर एक्शन लेती है और उसको एफआईआर करके जेल भेज देती है। इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी में मत पड़िए, ये करप्ट प्रैक्टिस है, फोर्स है और इससे सीरियस कार्रवाई होती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, डेटा क्वालिटी। आप में रिजेक्शंस होता है, रिजेक्शंस के क्या रीजन है, क्यों रिजेक्शंस होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, रिजेक्शन के कुछ मेजर रीजन हैं जिसकी वजह से पैकेट रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहला ऑपरेटर बायो वैलिडेशन फेल। ऑपरेटर बायो वैलिडेशन फेल में ऑपरेटर का जो बायोमेट्रिक है वो प्रॉपर नहीं यूज लग रहा, ठीक है। अगर उसका ऑपरेटर का बायोमेट्रिक प्रॉपर नहीं लग रहा तो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटर अपना बायोमेट्रिक प्रॉपर लगाए, अगर उसमें कुछ इशू आ रहा है तो अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा ले, ठीक है। ये होता क्या है, जब आप आधार बनाते हैं तो रेजिडेंट का या ऑपरेटर का कंप्लीट बायोमेट्रिक नहीं आता, करीब 30%, 40% या 50% पे आपने आगे बढ़ा दिया, बट अब वो वैलिड नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा, उस केस में उसको अपना बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है, नया अपडेट करवाना होता है और ये केसेस आते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन जब ऑपरेटर वैलिडेट करे तो प्रॉपर अपना थंब यूज करे या जो उसका बेस्ट फिंगर है, थंब या फिंगर जो भी बेस्ट है उसका यूज करे। रेजिडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल, सपोज रेजिडेंट है उसका भी आपने थंब यूज नहीं किया है सही से तो वो भी फेल हो सकता है। 5 साल से अगर छोटे बच्चे हैं उनका आधार बनने को आया आपके पास में, आधार बनवा रहे हैं तो सिंगल, उसमें भी एक लिमिट लगा रखी कि जो सिंगल पेरेंट्स है, मदर या फादर, वो 3 बच्चों का ही आधार में वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों मिला के 6 बच्चों का कर सकते हैं, 0 से 5 साल के बच्चों में, ठीक है। उससे ज्यादा करते हैं तो वो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। यूआईडीआई मास्टर पैकेट, सपोज दैट आप नया आधार बना रहे हैं और आपने बच्चे का बनाया 0 से 5 साल में और फादर का आधार बना नहीं है, उसने अपनी ईआईडी लगा दी, अगर फादर की ईआईडी रिजेक्ट होगी तो आप उस बच्चे का भी पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट
डुप्लीकेट होते हैं, कई सारे रेजिडेंट आपके पास आते हैं और आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं कि उनका आधार बना है, नहीं बना है, क्या है, लेकिन इस केस में उनका रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको अपने सेंटर पे यूआईडीआई का टोल फ्री नंबर, लखनऊ रीजनल ऑफिस का नंबर लगाना है, ताकि अगर रेजिडेंट को कोई भी डाउट है अपने आधार से रिलेटेड कि बना है, नहीं बना है, यहाँ है, तो वो उस पर क्वेरी करके, कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा क्वालिटी आपके लिए। डेटा क्वालिटी जैसे हमने आपको बताया क्या क्या करना है, पहले बताया फॉर्म सही भरा होना चाहिए, कोई भी ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। आगे और भी आपको एरर्स बता सकते हैं, इन एरर्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके आगे क्या पेनल्टी लगेगी हम आपको बताते हैं, एक एक करके एरर बता